सो गाइस आई होप आप लोग को लास्ट लेक्चर का सब कुछ समझा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इसका सेकंड पार्ट कॉइन्स से। सो लेट्स स्टार्ट। वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स एंड द चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। हम लोग है ना हिस्ट्री को है ना कॉइन्स की भी मदद से पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? चेंजेस इन द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। अभी जैसे देखो ये सामने तुम्हारे कॉइन दिया हुआ है, ये कॉइन में 1970 डेट लिखा है और साथ ही साथ क्या साइड में बना हुआ है, देखो वो खेती टाइप लग रहा है सबको। कॉर्न का ये देखो इमेजेस दिख रहा है तुम लोग को। तो ये जो इमेजेस है वो क्या बताता है वो टाइम का, मतलब वो फार्मर्स को रिप्रेजेंट करता है। कॉइन्स में ना कुछ चीज़ों को हमें बताता है, कुछ चीज़ों के लिए, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में हो गया, फार्मर्स के बारे में हो गया। अभी आज के टाइम पे तुम लोग 2000 का नोट देखोगे तो उस पर सैटेलाइट आई थिंक सो जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद में तुम लोग ये अगर कोई नोट देखोगे इस पर लाल किला है, फिर महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है। तो अलग अलग चीज़ें सब पे बनी। ये हमें क्या, ये भी क्या बताता है, हमें हिस्ट्री बताता है। ये नोट्स का हो गया जो कॉइन उसका बता रहा था मैं। लेकिन कॉइन्स पे भी महात्मा गांधी का भी कोई कोई कॉन्स्पिरेसी बना रहता है, किसी पे सिर्फ चाचा नेहरू का बना होता है। तो ऐसा ऐसा करके भी कॉइन्स बने हुए रहते हैं। कोई स्पेशल कॉइन बनाता है, वो क्या बताता है हमें, इंपॉर्टेंस बताता है, वो हिस्ट्री के बारे में हमें वो हेल्प करता है पढ़ने के लिए। आगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट्स द नोट्स। नोट्स को कौन प्रिंट करता है? सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ उसी के पास राइट्स है कि वो इस चीज़ को प्रिंट करे। सिर्फ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रिंट होगी नोट्स, वही नोट हम लोग खाली वो कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि मालूम पड़ा आयुष खटावकर छाप रहे नोट और हम लोग फिर इसको जाके आगे बनाने लगे। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। फिर कल को शैलेश भी उठ के बनाएगा नोट, सर मेरा नोट चलेगा आज के बाद। तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक जो नोट्स बनाते हैं वही काउंट होगा। सबको समझा? इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन मुंबई। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। The coin from 1950 to those used at present, the metal used for making them, the different shapes, the diversity of subject on them together help us to understand the important contemporary issues in India. Example, coin to convey the message of population control and coins communicating the importance of agriculture and of farmer. देखो बताया ना तुम लोगों को, कॉइन्स पे ये जो फोटोज़ बने हुए, इससे हमें क्या पता चलता है? ये कॉइन देखो कब से बना, 1950 से लेके 1990 ये सब टाइम के बीच के ऐसे कॉइन बनते थे पहले। बड़े वाले कॉइन जो सामने अपने को ये इमेज में दिख रही है, देखो ये वाला, और डेट भी देखो लिखा हुआ है 1970 का कॉइन है। और एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे हैं, फार्मर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, खेती के बारे में बता रहे हैं। तो कॉइन भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट रोल करता है हमें बताने के लिए, कुछ मैसेज देने के। कोई कॉइन पे पॉपुलेशन कंट्रोल के हिसाब से बना रहता है, तो ऐसा रहता है। अब आगे म्यूजियम, इसी तरीके से म्यूजियम के बारे में पढ़ते हैं। म्यूजियम, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया हैव म्यूजियम दैट depict the characteristic and display the cultural and social heritage of the state. They enable us to understand history. एग्जाम्पल छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। अब देखो म्यूजियम से भी हम लोग को ना हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अभी हम लोग कोई भी म्यूजियम जाते हैं तो हमें क्या, वहाँ पे हिस्ट्री की जो पुरानी चीज़ें रहती है, शिवाजी की तलवार हो गया, ये सब चीज़ें हमें मिल जाती है देखने के लिए। तो हम उसके हेल्प से भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे बता रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम एट मुंबई। अपने मुंबई में भी छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम है। उसके बारे में आई थिंक सो वो बीटी वाले, वहाँ बीटी जो स्टेशन है ना वो साइड पे है। तो वो म्यूज़ियम के बारे में बता रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट म्यूजियम, सम प्राइवेट कलेक्टर ऑल्सो सेटअप देयर ओन म्यूजियम। ये देखो गवर्नमेंट ने तो म्यूजियम बनाया है, उसी तरीके से ना प्राइवेट कलेक्टर्स भी होते हैं जिनको है ना, जैसे किसी को कॉइन्स कलेक्ट करना पसंद है, किसी को पुराने ज़माने की चीज़ें, तलवार, प्लेट, कॉइन, बहुत सारी चीज़ें जो वे उनको कलेक्ट करके वो खुद का भी ओन म्यूज़ियम बनाते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके। और कॉइन कलेक्टर होते हैं, टिकट कलेक्टर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें, स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन डिस्टिंक्टिव सब्जेक्ट्स। एग्जांपल कॉइन नोट्स, देखो जो मैं तुम लोग को बताया, उन लोग की कलेक्शन क्या होती है, यही सब होती है। कॉइन्स होती है, नोट्स होते हैं, लैम्प्स होते हैं, नट क्रैकर्स। नट क्रैकर्स का मतलब क्या होता है? ये हम लोग जिससे सुपारी काटते हैं ना, सबको पता, नट्स काटते हैं, वो होता है नट क्रैकर। इन डिफरेंट शेप्स, क्रिकेट इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। अभी समझ लो 1940s का क्रिकेट हुआ रहेगा इंडिया का, हाँ फॉर एग्जांपल। तो इंडिया में जो 1940 से जिस बैट से खेला गया, अगर वो बैट को आज म्यूज़ियम में डाल दे तो हम देखने जाएंगे ना, हाँ 1940s में कैसा बैट खेला जाता था। अभी जैसे जो बैट सचिन तेंदुलकर ने 2011 वर्ल्ड कप में यूज़ किया था, MS धोनी ने जो बैट यूज़ किया था, आज से जब 50 साल बाद उसको उसको म्यूज़ियम में रखा जाएगा, तो आज से जब 50 साल बाद लोग देखेंगे तो उन लोग क्या करेंगे, तो उन लोग को पता चलेगा अरे हाँ 2011 में ये बैट यूज़ हुआ था। तो उसकी हिस्ट्री, मतलब पुराने ज़माने में क्या हो, तो वो लोगों को पता चलेगी। समझ में? अब आगे ओरल सोर्सेज। दिस सोर्सेज इंक्लूड फोक टेल्स, फोक सॉन्ग्स, प्रोवर्ब्स, बलाड्स आर टाइप्स ऑफ पोएम टाइप होता है वो भी। एंड ओविस क्या होता है? मराठी वर्सेस इन द ओरल ट्रेडिशन। ओविस मराठी में रहता है जो पोएम टाइप, आई थिंक सो सॉन्ग टाइप लिटिल।
Activists were inspired by the poetas of Lokshar अन्ना भाऊ साठे एंड शाशिर आमिर शेख ड्यूरिंग द संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इन्होंने भी पोवार्ड्स लिखे थे। किसने किसने लिखे थे? दो नाम याद रख लो, जो मतलब मेन है। जो कोई भी चीज़ लिखते हैं बहुत जन है, लेकिन उसमें हाईलाइटेड पर्सन है जो इम्पोर्टेंट वे में लिखा रहता है या किसी मूवमेंट को स्टार्ट करता है वो। यहाँ पे लोकशार अन्ना भाऊ साठे एंड शाहिर अमर शेख, इन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट के टाइम पे किया था। अभी इसके बाद देखो एज एन एग्जाम्पल हाउ सम इवेंट गेट रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर एंड हाउ पोएट perceives that event. Study of the poem Ahwan written on the backdrops of the Sino-India War by the noted Marathi poet कुसुमग्राज फाइंड पीस ऑफ लिटरेचर बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। अब देखो कुसुमग्राज ने भी है ना पोएट लिखा था जो आह्वान करके, उसमें क्या था, पोएम लिखा था। उसमें क्या था 1962 में कैसा वॉर हुआ था, तो क्या इंडिया ने को क्या प्रॉब्लम हुआ था, इंडिया ने क्या अचीव किया था, जो भी चीज़ें थे उसको पोएम के थ्रू लिखा था। तो वही बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं ऑडियो विजुअल सोर्सेस। टेलीविज़न, फिल्म, इंटरनेट। ऑडियो विजुअल का मतलब क्या होता है? ऑडियो का मतलब होता है जो हम लोग सुन सकते हैं, विजुअल का मतलब होता है जो हम लोग देख सकते हैं। तो ऑडियो विजुअल दोनों कंबाइन। पहले क्या होता था, सिर्फ ऑडियो था, रेडियो चलता था, सिर्फ ऑडियो था। अब क्या होने लगा था, ऑडियो विजुअल मतलब हम लोग जो देख भी सके, टेलीविजन सुन भी सकते, देख भी सकते, फिल्म्स देख भी सकते, सुन भी। इंटरनेट आर कॉल्ड, इंटरनेट पे सॉन्ग, वीडियो, जो भी चीज़ें आर कॉल्ड ऑडियो विजुअल। मीडिया, मैनी डोमेस्टिक एंड फॉरेन टेलीविजन चैनल्स आर अंडर द हिस्ट्री। एग्जांपल हिस्ट्री चैनल, डिस्कवरी। ये देखो ये सब चीज़ें जो भी ऑडियो विजुअल में आता है, हिस्ट्री चैनल हो गया, डिस्कवरी चैनल जो हम लोग देखते हैं, क्या है ऑडियो विजुअल। हमें वहाँ पे जो भी चीज़ें देखते दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। अब आगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, FTII। अब इसमें देखो आगे क्या हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एट पुणे इन 1960 with the purpose of providing public education. As an institute, India called News Review had produced various newsreels and on important events in politics, social issues, art, sport, culture. The department has also produced various documentaries on prominent social leaders, on people who have made major contribution for the country and about important locations in India. These news releases and documentaries are useful for studying the history of modern India. अभी ये जो FTII है वो क्या था 1960 में है ना, पुणे में इसको एस्टेब्लिश किया गया। किस रिगार्डिंग से कि जो भी नॉर्मल पीपल है वो भी एक्टिंग सीख सके और बाद में मूवीज़ में काम कर सके, एक्टिंग कर सके, इस वजह से उनके लिए भी चालू किया। अब एक्टिंग करने से क्या होगा, हमें है ना नई नई चीज़ें पता चलेगी, सीखने मिलेगी। फॉर एग्जांपल भी देखो कोई मूवी चलती है, कोई मूवी निकाली जाती है महात्मा गांधी के ऊपर। अभी महात्मा गांधी के ऊपर मूवी निकाली जाएगी। अभी देखो सबको है ना महात्मा गांधी के ऊपर है ना, वैसे तो सब बुक पढ़ के और वो सबसे इंटरेस्ट से नहीं देखेंगे। मैं सबको लूँगा सब बुक पढ़ लो महात्मा गांधी के ऊपर, सब पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर महात्मा गांधी के ऊपर कोई मूवी बनेगी तो लोग उसको आराम से एंजॉय करके देख भी लेंगे और है ना उससे नॉलेज भी मिलेगा, है कि नहीं। अभी जैसे कि ये अक्षय कुमार की केसरी मूवी है, हाँ अभी उसमें देखो क्या हुआ था, उन लोग ने क्या क्या किया था। हमें केसरी मूवी आने के पहले कुछ पता था क्या? नहीं पता था। लेकिन केसरी मूवी में हमें एक्ट करके बताया गया तो सबको पता चल गया ना। ऐसे ही तो जो भी चीज़ें होती हैं पुराने ज़माने में, अगर उसको हमें आगे भी दिखाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मूवीज़ के थ्रू, शॉर्ट पिक्चर्स जैसे यूट्यूब पे, तो शॉर्ट पिक्चर्स के थ्रू हमें दिखाया जा सकता है। अभी जैसे कि ये बाटला हाउस एक मूवी है जॉन इब्राहिम की, वो भी क्या बताता है कि कैसे पुलिस वालों ने क्या किया था, बट पुलिस वालों के अगेंस्ट सब चीज़ चलेगा। तो ये चीज़ हम पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते। तो हमें ना ऑडियो विजुअल के थ्रू, मतलब मूवीज़ के थ्रू ये सब चीज़ हम लोग ज़रूर देख सकते हैं और कुछ ना कुछ हम लोग नॉलेज ले सकते हैं। इस वजह से मूवीज़ को लाया गया था। और हम कभी भी देखो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग मूवीज़ निकलते ही रहते। देश के ऊपर हो गया, सोल्जर्स के ऊपर हो गया। हमें अभी सोल्जर्स के ऊपर हमें जो मूवीज़ निकलती है उससे हमें पता चलता है सोल्जर्स के बारे में। फिर अपना ये मूवीज़ निकला था जिसमें विकी कौशल था, जो इंडियन आर्मी ने पुलवामा अटैक का बदला लिया था, वो हमें न्यूज़ में पता चला था। बट हमें एक्यूरेट कुछ पता तो चला था क्या कि कैसे वहाँ पे उन लोग ने जाके मारा, क्या किया, कुछ हम लोग अपने हिसाब से सब सोच रहे थे। लेकिन जब ये मूवी आ गई तो वहाँ पे जब मूवी आने के बाद हमें एकदम क्लियर आइडिया हो गया कि कैसे मारा है इंडियंस ने जाके, क्या कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो ये सब चीज़ें हमें ना मूवीज़ के थ्रू ज़्यादा अच्छे से पता चलता है, ज़्यादा डीपर पता चलती है। समझ में आएगा? तो मूवीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हिस्ट्री पढ़ने के लिए। टिल नाउ वी हैव seen some important sources of writing the history of modern India. The times in the 21st century are changing so rapidly that even these sources will prove to inadequate.
मतलब बता रहे हैं कि टाइम इतना ज़्यादा चेंजेस हो रहा है कि ये सोर्सेज भी है ना कम भी कर सकते हैं। हाउएवर न्यू सोर्सेस आर कमिंग फॉर, लेकिन टेंशन की ज़रूरत नहीं है, नए नए सोर्सेस है ना आते जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लैंडलाइन टेलीफोन टू सेलीफोन सेलफोन, अभी देखो 1990s में 2000s में क्या था, लैंडलाइन था, है कि नहीं, पहले सेलफोन होता था नहीं, तो 2000s के टाइम से फिर धीरे धीरे सेलफोन चालू हुआ। तो आज देखो, आज हम लोग सेलफोन से एक दूसरे से, पहले ना 2000 में अगर मैं किसी को बोलता कि हम लोग है ना एक दूसरे को वीडियो कॉल के थ्रू देख सकते हैं, एक इंसान रहेगा जम्मू कश्मीर में, एक इंसान रहेगा महाराष्ट्र में, अगर उसको वीडियो कॉल के थ्रू देखना है, अगर बोलोगे तो मुझसे, तो उसे यकीन होगा क्या? नहीं होगा। पहले कैमरा फ़ोन भी नहीं होते थे तो नहीं होगा, लेकिन आज के टाइम पे ये चीज़ है, तो धीरे धीरे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। अ गैजेट कॉल पेजर केम अप ऑफ कॉन्टेक्टिंग पीपल, अब जैसे मोबाइल टेलीफोन है उसी तरीके से पेजर करके भी एक कम्युनिकेटिंग गैजेट निकला था। पेजर्स पे है ना मैसेजेस के ही लिए था, वो ज़्यादातर यूज होता था, तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट इट डाइड आउट एज क्विकली एज इट हैड come up. The huge amount of information available on the internet is used for studying history. आज के वो इसलिए भी नहीं हुआ कि वो इतना एक्यूरेट नहीं था और इतना लोगों को यूज़ करना नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट आ गया और इंटरनेट पे क्या बहुत सारे हिस्ट्री के इन्फॉर्मेशन मिले, सब लोग रीड कर लेते, जैसे मिलता है यूट्यूब हो गया, वीडियोस देख लेते आज के टाइम पे, या पिक्चर्स बन के आ रहे, तो इस वजह से। बट द ट्रूथ एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी वेरीफाइड। अच्छा, अगर हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उसकी ना ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी मतलब कितना करेक्ट है वो हमें पता होना चाहिए, उससे वेरीफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गलत गलत हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ इट हैज़ बिकम कंपैरेटिवली ईजी to study with all these sources, as these sources are from the contemporary period. They are easily available. Since a subject like history touches all the aspects of our life, efforts for preservation of our sources are made at all level. We should contribute to this effort. अभी वही बता रहे हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, वही सब चीज़ें जो हमने पढ़ा ओवरऑल चीज़ें में। हिस्ट्री सब्जेक्ट अभी सभी बहुत पहले की बात होता है, हिस्ट्री का ना इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं था, मतलब पहले सिर्फ साइंस पढ़ते थे, मैथ्स पढ़ते थे लोग, हिस्ट्री के बारे में इतना ध्यान नहीं देते थे अपने एंसेस्टर्स के टाइम पे। तो उन्होंने भी क्या सोचा कि नहीं, हमें हिस्ट्री पे भी ध्यान देना चाहिए। फिर धीरे धीरे अलग ये चीज़ें तुम लोग 10th के जो फर्स्ट लेसन है उन्हें आके पढ़ोगे, तो इसके बारे में इतना नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते थे, तो धीरे धीरे हिस्ट्री को भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाया गया और आज हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एक हिसाब से सबसे ज़्यादा, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले करता है, हमें पता होना चाहिए अपने हिस्ट्री के बारे में, तो हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस चीज़ को, एफर्ट को आगे लेके जाने के लिए। आई होप सबको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ये 3 फिलअप्स है, चूज़ द राइट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंसेस। द नेशनल आर्किव्स ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट डैश, इसका आंसर है ना सब लोग कमेंट व्हाट्सएप पे करोगे। द डैश इज इंक्लूडिंग अमॉन्ग द डैश विजुअल मीडिया, इसका भी करोगे। पहले रीड करना लेसन, उसमें आंसर मिलेगा, किसी ने रॉन्ग किया ना बहुत मारूंगा। डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिजिकल सोर्सेज, क्या है अब तुम लोग जानो। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द पेयर, ये भी तुम लोग कर लेना। अब इसके बाद में है ना रिटर्न सोर्सेस ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, रिटर्न सोर्सेस के लिए तुम लोग एक काम करो, 2 आंसर मुझे आज पढ़ के चाहिए तुम लोग से। रिटर्न सोर्सेस के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से चालू करना, द फॉलोइंग सोर्सेस का यहाँ से चालू करना, द फॉलोइंग सोर्सेस आर इंक्लूडेड इन द रिटर्न सोर्सेस, ये चार्ट पढ़ लेना ये जो है। उसके बाद में फ्रॉम 1961 से लेके पावरफुल तक, ये रिटर्न सोर्सेस में पढ़ लो तुम लोग पहली चीज़। इसके बाद में आता है अपना पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ लेना। ये 2 आंसर्स मुझे आज ओरल चाहिए शाम को 6 बजे के पहले, और ये जो फिलअप्स है फटाफट पढ़ के कर लेना, खुद ये आंसर्स मैंने बता दिया क्या क्या है, वो दोनों पैराग्राफ लर्न कर लेना, समझा।